चलो कल का अपना एजेंडा था बेसिकली, चलो भाई ना कोई भी ना ऑब्जर्व ना हो बात करते हुए, सीजी इन केस ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स, कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स। आज हम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड लेक्चर रखेंगे, कल हम थोड़ा सा प्रेजेंटेशन ओरिएंटेड लेक्चर रखेंगे कि चीजों को हाउ टू प्रेजेंट कल, ठीक है ना। आज ओनली क्वेश्चंस की सर अटेम्प्ट कैसे हो जाएगा मेरा क्वेश्चन। कल का फंडामेंटल था डेप्रिसिएबल का कंसेप्ट, टैक्सेशन में काम कैसे करते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से मैं अपनी बात को रखूं कि मैंने फर्नीचर का ब्लॉक एज्यूम किया और 1 अप्रैल 2025, नामकरण नहीं कर रहे हैं कौन सा फर्नीचर है, WDV है सर, लेट अस से 6 लाख। मैं कहता हूं मैंने एडिशन किया एक साथ 25 को 2 लाख। मैं कहता हूं मैंने वापिस से एडिशन किया 1/1/26 को 1 लाख। और 15 मार्च 26 को मैंने जानबूझ के लिखा कुछ फर्नीचर सोल्ड, कुछ फर्नीचर सोल्ड। कुछ का मतलब कि सब कुछ नहीं बेचा है, कुछ मेरे पास अभी भी है और मैंने बेच दिया वो लेटर से 7,40,000। तो आप क्या करेंगे सर, 6 + 2 8 + 1 9 -740 बोले तो 160। हमेशा उससे क्वेश्चन पूछो डेप्रीसिएशन लगाने से पहले कि भैया इज देयर एनी अमाउंट जिसके ऊपर आधा डेप लगना चाहिए। तो वो जो गांधी जयंती की अपने कल बात की थी ना, टेंटेटिव डेट 2 अक्टूबर, मैंने कहा 2 अक्टूबर फाइनल है, टेंटेटिव का मतलब आसपास। अब ये तो क्लियर है ना कि ये तो हाफ है और ये फुल है, कोई डाउट है इस बात में? नहीं। 1,60,000, 1,60,000 के ऊपर अगर मैं बात करूं तो 1 लाख के ऊपर कितने परसेंट, 5, और 60,000 के ऊपर कितने परसेंट है, 10। कहना इसे 11 हो गया। और अगर ये 11 हो गया तो अगले साल का 1 अप्रैल 2026 का ओपनिंग WDV विल भी 1,49,000। ये डेप्रीसिएशन है, ये यहां काम नहीं आएगा, इनफैक्ट कहां काम आएगा, PGBP में काम आएगा। यानी यही सेम लेक्चर विल बी रिपीटेड एट द टाइम ऑफ PGBP, लेकिन वहां थोड़ी स्पीड आप ज्यादा भी रख सकते हैं, अभी बिल्कुल कम समझ आया होगा तो वहां नॉर्मल भी रख सकते हैं। फिर सर मेरा इसका कैपिटल गेन से क्या लेना देना है, एक उसके लिए आपको छोटा सा डायग्राम बनाना है, लिखें सर। ब्लॉक ऑफ एसेट्स, ब्लॉक ऑफ एसेट्स, ऊपर वाले एग्जांपल को याद रखना, ध्यान में रखना मैंने क्या एग्जांपल लिया था। ब्लॉक ऑफ एसेट्स, चलो जी, जानबूझ के लिखा ABC DE, जो बेचा है सर। जब मैं बोलता हूं कुछ बेचा है, कुछ, कुछ का मतलब सब कुछ नहीं, ABCDE पांचों नहीं, 4 भी कुछ है, 3 भी कुछ है, 2 भी कुछ है और 1 भी कुछ है, पहली बात। दूसरी बात, कोई सी भी एसेट्स बेचो उस बात से कोई फर्क पड़ता नहीं। अगर मैं जानबूझ के लिख दूं DEBC, ये चारों बेच दी सर, DEBC चारों बेच दी, कितने रुपए में, 740 में। क्या आपके सजेस्टेड सॉल्यूशन के ऊपर कोई फर्क पड़ता? तो आंसर इज नो। यानी उनको मशीनों के नहीं दिखाई दे रही कि कौन सी मशीन कब आई थी, उनको अमाउंट दिखाई दे रहा है कि कौन सा अमाउंट कब आया, कौन सा अमाउंट कब गया सर। तो ब्लॉक ऑफ एसेट्स मैंने लिखा सर, ब्लॉक ऑफ एसेट्स एग्जिस्ट, मतलब जिंदा है। यानी ब्लॉक ऑफ एसेट्स मरा नहीं है। मरा नहीं है का मतलब क्या है कि बेटा सारी एसेट्स मैंने बेची नहीं है, ब्लॉक ऑफ एसेट्स जिंदा है, या आई कैन से चालू है। ठीक, तो 2 बातें होंगी सर। अगर जितनी भी मैंने कल एग्जांपल लिया, जो मैंने आज एग्जांपल लिया, उसमें मैंने कभी भी सारी एसेट्स नहीं बेची, उसमें मैंने कभी भी सारी एसेट्स नहीं बेची, इट मींस ब्लॉक ऑफ एसेट्स अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। जब ब्लॉक ऑफ एसेट्स एग्जिस्ट करेगा तो 2 बातें होंगी सर। एक, जो आपकी सेल कंसीडरेशन है, जो आपकी सेल कंसीडरेशन है इज लेस देन WDV, जो आपकी सेल कंसीडरेशन है इज लेस देन WDV। मेरे जितने भी एग्जांपल कल थे प्लस आज का था, सबके अंदर ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा था, तो आंसर इज यस। सबके अंदर जो सेल कंसीडरेशन थी, कौन सी सेल कंसीडरेशन साहब, ये वाली 740 इज लेस देन WDV। 6 + 2 8 + 1 9। WDV का मतलब ये नहीं कि ओपनिंग WDV, यानी वैल्यू ऑफ द मशीनरी, वैल्यू ऑफ द फर्नीचर।
सर जो सेल प्राइस है वो टोटल कॉस्ट से क्या है, कम है, 7,40,000। तो क्या अपने इस एग्जांपल में कैपिटल गेन हुआ? आंसर इज नो, कैपिटल गेन हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ सर? सरकार को क्या नजर आता है कि इस रूम में 9 लाख का फर्नीचर है, हमने कुछ फर्नीचर बाहर भेज दिया, कितने रुपए में, 740 में। हो सकता है मुझे फायदा हुआ हो सकता है। अगर मैं आपको ये लिख दूं इस एग्जांपल में, ये ई बेचे ई, जब आपको क्या नजर आना स्टार्ट हो जाएगा यहां ई लिखते ही कि सर ई के ऊपर आपको कैपिटल गेन हो गया, आएगा कि नहीं आएगा नजर? हाँ सर, ई अभी तो खरीदा था 1 लाख का, कुछ टाइम यूज भी कर लिया, फिर भी कितने में बेच दिया, 740। लेकिन डिपार्टमेंट को ये बात नजर नहीं आती, उनको ये नजर आता है कि यहाँ पर टोटल फर्नीचर कितना था, 9, जिसमें से ई बेच दिया कितने में, 740 में, रिमेनिंग की कीमत कितनी रह गई, 160। बात तो बराबर है ना? या तो प्रॉफिट को प्रॉफिट मान लो, या तो प्रॉफिट को प्रॉफिट मान लो, या फिर रिमेनिंग फर्नीचर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या कर दो, कम कर दो। कल को ये बिकेगा तब प्रॉफिट आ जाएगा। एक एग्जांपल से वेरीफाई करेंगे। लेकिन अभी का मैटर क्या है, अगर आपका ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा है तो 2 बातें होंगी, और 2 बातें क्या होंगी, या तो सेल कंसीडरेशन कम होगी, देखो फिर क्या होगा, अगर सेल कंसीडरेशन कम है तो डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट, जिसको मैंने अभी WDV का नाम लिखा है, एंड सेल कंसीडरेशन, साहब, देन डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड सेल कंसीडरेशन क्या बन जाएगा, WDV ऑन विच डेप्रीसिएशन हैव टू बी प्रोवाइडेड, ऑन विच डेप्रीसिएशन हैव टू बी प्रोवाइडेड। ऊपर वाला एग्जांपल इस पैराग्राफ का सबूत है सर। 9 लाख का टोटल मशीनरी या फर्नीचर था, कुछ बेच दिया 740 में, जो बच गया उसकी कीमत कितनी रह गई, 160। उसी 160 के ऊपर आप क्या लगा दोगे, डेप्रीसिएशन, और रिमेनिंग वैल्यू विल बी द WDV फॉर द नेक्स्ट ईयर सर। अपोजिट सर, ये वाला ही केस अपने 4-5 एग्जांपल में अभी तक लिया है। कंसीडर सर अपोजिट, ऐसा भी हो सकता है सर सेल कंसीडरेशन ज्यादा ही हो जाए, होने में तो कोई बड़ी बात नहीं है। सेल कंसीडरेशन इज, उसी एग्जांपल को स्लाइड चेंज मुझे करना है, और स्लाइड चेंज करके अगर मैं आपको ये बोल दूं सेल कंसीडरेशन इज मोर, स्लाइड चेंज करके अगर मैं आपको ये बोल दूं कि भाई ये जो फर्नीचर हमने बेचा है ना, ये 740 में नहीं बेचा, ये 940 में बेचा, अब क्या कर लोगे? अब मैं गवर्नमेंट को कैसे कहूंगी भैया अभी फायदा नहीं हुआ? अब तो उनको पता है टोटल फर्नीचर कितना था, 9 लाख, टोटल फर्नीचर कितना था, 9 लाख, कुछ बेच दिया 940 में, तो ये जो वैल्यूज आई थी ये क्या आ जाएगी आपकी, -40। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -40। अब -40 हो गया तो इसका मतलब ये कंफर्म सेंस में क्या हो गया बेटा, गेन। ये कंफर्म सेंस में आपका क्या हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 9 लाख का सामान खरीदते हो, कुछ 940 में बेच देते हो, तो 40 का गेन तो हो ही गया। अब जो बचा कुचा 5 रुपए में भी बेच दोगे तो वो 5 रुपए भी क्या हो जाएगा, वो भी गेन हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, गेन। चलो वो बात की बात है, लिखो अगर सेल कंसीडरेशन इज मोर देन डिफरेंस बिटवीन सेल कंसीडरेशन एंड टोटल कॉस्ट, जो कि -40 आ गया या 40 आ गया, will be treated as STCG, will be treated as STCG। देखो मैंने ना बड़ा स्पेशल बोला है STCG। जनरली तो क्या था, जनरली मैं चेक करता था एसेट्स कब खरीदा है कब बेचा है, लेकिन इन केस ऑफ डेप्रीसिएबल एसेट्स रिजल्टिंग गेन जो कि होगा अगर कभी, तो वो हमेशा क्या होगा बेटा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्योंकि डेप माइनस करके ना आप उसको आज की वैल्यू पे ही ले आते हो, तो वो ऐसा है ही नहीं कि 10 साल पहले खरीदा था, ये आज ही खरीदा है। इसका मतलब जब आपने रीवैल्यू कर दिया तो वैल्यू भी कब की आ गई बेटा, आज की आ गई। होप तो ये पॉइंट आपको समझ आ रहा हो। मैं सब कुछ नहीं बेच रहा, मैं पार्ट ऑफ द मशीनरी बेच रहा हूं, और या तो कम में बेच रहा हूं या तो ज्यादा में बेच रहा हूं। कम में बेचोगे तो गेन नहीं हुआ, ज्यादा में बेचोगे तो गेन हो गया। इसके नीचे एक वर्किंग कोड डाल दो, ब्लॉक विल भी चालू। ब्लॉक क्या रहेगा सर, हमेशा चालू ही रहेगा ना, क्योंकि ब्लॉक में अभी एसेट्स तो है विद 0 WDV, विद 0 WDV। क्योंकि ब्लॉक में तो साहब जब तक एसेट से आपको रखना पड़ेगा पीसीपीपी में, वो 0 वैल्यू से चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जब बची कुछ एसेट्स और बेच दोगे तो वो गेन हो जाएगा, फिर चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा,
थोड़ी लास्ट वाली एसेट्स फिर बेच दोगे तो फिर गेन हो जाएगा। होप सो फंडामेंटली क्लियर। अगर आपने सब कुछ नहीं बेचा है तो ब्लॉक चालू रहेगा ही रहेगा, चाहे पॉजिटिव वैल्यू से रहेगा चाहे जीरो वैल्यू से रहेगा। लेकिन कम में बेचोगे तो गेन नहीं हो सकता, ज्यादा में बेचोगे तो गेन हो जाएगा। कोई ना, इसके सेकंड पार्ट को पूरा करो। सेकंड पार्ट क्या रहेगा सर? ब्लॉक डज नॉट एग्जिस्ट, ब्लॉक डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, यानी ब्लॉक साहब खत्म हो चुका है। मतलब ऑल फर्नीचर ए बी सी डी ई सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया तो दो बातें होंगी भाई, सीधी सी बात है। 9 लाख का फर्नीचर था, सब कुछ बेच दिया। 9 से कम में बेचा है तो क्या हो गया? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। 9 से ज्यादा में बेचा है तो क्या हो गया? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। रिपीट, मैं यहां पर लिख दूं ऑल फर्नीचर सोल्ड। ऑल लिखोगे तो यानी ब्लॉक डज नॉट एग्जिस्ट, ब्लॉक ही खत्म हो गया। तो इसका मतलब फिर दो बातें कॉमन सेंस से नजर आए। फिर ये 9 लाख का सिस्टम है, 9 से कम में बेचा है यानी 8 लाख में बेचे, तो फिर ये साहब 1 लाख का क्या आ गया आपको? शॉर्ट टर्म कैपिटल। तो अगर ब्लॉक डज नॉट एग्जिस्ट तो फिर दो बातें होंगी। ये एरो ऐसे लग के कुछ ऐसा हो गया, या तो सेल कंसीडरेशन क्या होगी? ज्यादा, या तो सेल कंसीडरेशन क्या होगी? ज्यादा, और या तो सेल कंसीडरेशन क्या होगी? लेस। बहुत ज्यादा डीप लिखने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि ना मेरे को समझ आ गया। अगर सेल कंसीडरेशन ज्यादा है तो डिफरेंस विल बी एल टी, सॉरी एस टी, डिफरेंस नॉट एल टी, डिफरेंस विल बी एस टी सी जी। और अगर बाय चांस सेल अमाउंट कम है, 8 लाख है, तो डिफरेंस विल बी एस टी सी, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। एक बार बनाओ आराम से इस डायग्राम को, फिर देखो। जिसको समझने में मुझे लगता नहीं यार कोई बहुत ज्यादा जोर अपने को पड़ा होगा। पढ़ रहे? अभी टाइम देंगे आप। किसका? ब्लॉक विल भी चालू। अगर आपने सारी एसेट्स नहीं बेची है, अगर आपने सारी एसेट्स नहीं बेची है तो इसका मतलब माइनस में तो जब चले ही गए थे तो डब्ल्यू भी जीरो मान लूंगा, और मतलब कंटिन्यू रहेगा ब्लॉक। आगे बेचोगे तो प्रॉफिट ही होगा ना, कितने में भी बेचो वो प्रॉफिट ही होगा। चलो मैं 1 मिनट लगा के रिपीट करता हूं कि बात क्या हो रही है। कल वाले एग्जांपल से कंटिन्यू करो। ए बी सी था, डी खरीदा और कुछ बेच दिया सर, कुछ मैंने बेच दिया। कुछ बेचा है तो मतलब कैपिटल गेन एक ही सिनेरियो में हो सकता है जब वो कुछ बेचे हुए की सेल कंसीडरेशन ओवरऑल कॉस्ट से भी क्या हो? ज्यादा, यानी ये वाला सिनेरियो सेल कंसीडरेशन इज मोर देन टोटल कॉस्ट, तो क्या हो जाएगा सर? रिजल्टिंग विल बी द गेन। जब मैं इसको दूसरे एग्जांपल से एक बार समझाऊं, इस डायग्राम पे फिर आता हूं। इग्नोर डेप्रिसिएशन, इग्नोर डेप्रिसिएशन। मेरे पास 4 तरीके का फर्नीचर है, 10 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का, 40 लाख का। मैं स्टेप बाय स्टेप बेच रहा हूं इसी सीक्वेंस में, ए को, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को। टोटल कीमत कितनी है ये? 1 करोड़। टोटल कीमत कितनी है ये? 1 करोड़। पहले साल मैंने ए बेच दिया 80 लाख में, फिर मैंने बी बेच दिया 30 लाख में, फिर मैंने सी बेच दिया 20 लाख में, फिर मैंने डी बेच दिया 30 लाख में। क्या आप मुझे टोटल सेल कंसीडरेशन बता सकते हो कितनी होगी? 8 3 11 तो 13 और 3 160 लाख। टोटल कमाई बता सकते हो? अकाउंट्स के स्टूडेंट को ना ये बात समझ आती है, 10 का सामान 80 में गया 70 की कमाई, 20 का सामान 30 में गया तो 10 की कमाई, 30 वाला 20 में गया तो 10 का लॉस, 40 वाला 30 में गया तो अगेन 10 का लॉस, कुल मिला के 60 लाख की कमाई। अब टैक्स कैसे कहते हैं? मान लो मैं ये चारों ईयर अलग अलग कर दूं, चारों ईयर अलग अलग कर दूं, तो वो क्या कहेगा जी? अपने पास टोटल 1 करोड़ के एसेट्स हैं, जिसमें से आपने क्या बेच दिया? ए बेच दिया कितने में? 80। तो रिमेनिंग बी, सी और डी की कीमत कितनी रह गई सर? 20। रिमेनिंग बी सी डी की कीमत कितनी रह गई? 20। ये टैक्स यही तो कर रहे हैं सर। टैक्स इंडिविजुअल एसेट्स बेचने पर कैपिटल गेन नहीं निकाल रहा जब तक आप सारा सिस्टम ना सेल कर दो। तो मैंने क्या किया? थी 4 चीजें ए बी सी डी, बेची है खाली ए 80 लाख में। एज पर इनकम टैक्स रिमेनिंग बी सी डी का वैल्यू कितना आ गया? 20 लाख। अगले साल मैंने क्या किया?
20 लाख का जो सिस्टम दिख रहा था अब ये खत्म हो गया। यहाँ क्या दिख रहा होगा मुझे? टोटल 20 लाख। अगले साल मैंने बी बेच दिया कितने में? 30 लाख में। तो फिर डिपार्टमेंट क्या कहेगा? यहाँ पर आपको 10 लाख का क्या हो गया? प्रॉफिट। यहाँ पर आपको 10 लाख का क्या हो गया? प्रॉफिट। और सी और डी की कीमत कितनी रह गई आज आपके बुक्स में? 0। सी और डी की कीमत कितनी रह गई? 0, क्योंकि आप माइनस में चले गए हो। 1 लाख में 1 करोड़ में से 80 लाख का सामान बेचा तो रिमेनिंग कीमत 20। अब 20 की जगह 30 लाख की सेल कर दी तो रिमेनिंग कीमत कितनी? 0। और जब आप तीसरे साल सी को बेच दोगे, 0 वाला ब्लॉक है आपका, 20 लाख में बेचा तो यहां पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपके पास? 20 लाख। अब डी की कीमत कितनी रह जाएगी? 0। अब 0 वाली चीज फिर 30 में बेच दोगे तो अगेन प्रॉफिट विल भी कितने लाख सर? 30 लाख। अब चारों चीजें बिक गई तो अगले साल से ब्लॉक भी क्या हो जाएगा आपका? खत्म। अब टैक्स ने यही प्रॉफिट कैसे निकाला चेक कर लो। पहले साल कुछ भी नहीं, फिर 10, फिर 20, फिर 30, कितना सर? 60। यानी टैक्स दो तरीके से बात करते हैं। सब कुछ बेचो, आपको आसान लगेगा। चलो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं ना मैं। आप सब कुछ बेचो, सब कुछ बेचोगे तो बिल्कुल आसान है। टोटल सिस्टम कितना है? 1 करोड़। टोटल सेल कितनी है? 1 करोड़ 60 लाख। ज्यादा हो गया तो क्या हो गई? कमाई। और कम रह गया तो क्या हो गया? घाटा। लेकिन ये बिजनेस का पार्ट नहीं है, क्योंकि आपने लिया, आपने बेच दिया। डेप लगता है तो कब लगता है? हमेशा एट द एंड। बीच में कभी डेप लगेगा ही नहीं। इसका मतलब ये मेरा दूसरा वाला पार्ट है। अगर ब्लॉक डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है? ऑल एसेट्स सोल्ड। ऑल एसेट्स सोल्ड। अगर आपने सारा एसेट्स बेच दिया तो दो ही बातें होंगी सर, पक्का पीजीबीपी से बाहर निकल गए आप। पीजीबीपी कब रहेगा? जब एंड में आपके पास क्या होगी? फर्नीचर होगी। सब कुछ बेच दिया तो सीजी एक्टिवेट हो गया। अब दो ही बातें हैं, या तो कम में या तो ज्यादा में। ज्यादा में है तो सीजी और कम में है तो लॉस। चेक करना ओनली सेकंड पार्ट। कृति ने बड़ी शिद्दत से कहा था सर बनी नहीं बात क्या? अब थोड़ा सेकंड वाले पार्ट के ऊपर फोकस करें तो बात बनी। सब फर्नीचर बेच दूंगा तो या तो गेन होगा या तो लॉस होगा। लेकिन सर जब सारा फर्नीचर नहीं बेचूंगा, जब सारा फर्नीचर नहीं बेचूंगा तो दो सिनेरियो बनेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं सर, एक एग्जांपल और लेते हैं। मेरे पास ए और बी दो ही फर्नीचर है बस 20 लाख रुपए का। मैंने सी को बेचा, सॉरी खरीदा, अरे बस भाई वार्तालाप मुझसे बाहर बेटा। मैंने सी को परचेज किया 10 लाख और मैंने बेच दिया सर ए सी को। वैसे तो देखो मैंने अभी भी आपको बोला कि नाम देना कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या है? ब्लॉक खत्म या ब्लॉक चालू है? चालू है सर। सब कुछ नहीं बेचा तो ब्लॉक तो चलेगा ही सर। इसका मतलब अब जो पहला डायग्राम था ना, वो दो बातें हैं। या तो ये ए और सी 30 से कम में बेचूंगा या तो 30 से ज्यादा में बेचूंगा। अगर 30 से कम में बेच दूं, मान लो 28 लाख में, तो ये काम आप कल कर रहे थे कि सर 2 लाख क्या आ गई? वो WDV जिसके ऊपर आपको क्या लगाना है? डेप। इसके ऊपर डेप लगाओ, आगे बढ़ जाओ, बात खत्म। कैपिटल गेन नहीं हुआ, कैपिटल गेन नहीं हुआ। लेकिन अगर सर यही ए और सी आपने 33 लाख में बेच दिया तो फिर क्या होगा? सर 3 लाख की कमाई तो आई गई इसका मतलब, और ऊपर से एक एसेट्स फ्री हो गई। 3 थी ना 30 लाख में, तो 2 बेचती 33 लाख में, 3 की कमाई आ गई और ऊपर से एक एसेट्स क्या हो गई? फ्री। और उस एसेट्स फ्री की कीमत अगले साल ब्लॉक की WDV क्या जाएगी? 0। अब फ्री का मतलब क्या है कि वो चीज कितने की रह गई? 0। तो दो ही बातें यहां हो रही है सर। ठीक, तो फटाफट से मैंने उसको रिवाइज करवाया। या तो ब्लॉक क्या कर रहा है? एग्जिस्ट, या ब्लॉक क्या कर रहा है? डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट में पक्का पक्का या तो STCG आएगा या तो STCL आएगा, या तो STCL आएगा। जब ब्लॉक एग्जिस्ट करता है तो कभी घाटा नहीं आ सकता। सुनो, जब ब्लॉक एग्जिस्ट करता है तो कभी घाटा नहीं आ सकता। मैंने ये दोनों एसेट्स कबाड़ी को दे दी फ्री में। मैंने ये दोनों एसेट्स किसी कबाड़ी को दे दी फ्री में, तो घाटा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप क्या करते हैं? इसको क्या बना देंगे बोलो? 30 बना देंगे आप तो। सर 30 लाख का सामान था, दो चीजें फ्री में दे दी, तो एक की कीमत कितनी हो गई? 30। तो जब तक ब्लॉक एग्जिस्ट रहेगा ना, घाटा नहीं हो सकता, फायदा हो सकता है। हो सकता है मैं 30 से ज्यादा में बेच दूं। तो इसका मतलब अगर एग्जिस्ट करेगा तो ज्यादा में बेचोगे तो क्या जाएगा? STCG। अगर कम में बेचोगे तो घाटा नहीं हुआ, औरों की कीमत बढ़ जाएगी। कम में बेचोगे तो औरों की कीमत बढ़ जाएगी। वो एक एसेट्स कितने की हो गई भाई? 30 लाख की हो गई। ये लो जी, 2 मिनट अपने आप को आराम से ऑब्जर्व कर लो, मुझे जल्दी नहीं है।
इससे बाहर निकलने की। एक बार आराम से देखो सर, मुझे अभी इसमें अगर कुछ और पूछना होगा, अगर आप डेप्रीसिएबल एसेट्स को नाम दो ना, तो उसको 50 नाम दो, 50, ओनली 50। मैं 45 से 55 बढ़ रहा हूं, वो सेक्शन 50 डील करता है हाउ द कैपिटल गेन विल बी कंप्यूटेड इन केस ऑफ डेप्रीसिएबल एसेट्स। ठीक है, 50 मैंने पढ़ लिया। उसके बाद आता है 50A। 50A ये भी डेप्रीसिएशन का है, तो छोड़ दो एक बार। आप लिखो 50C। 50C कनेक्टेड विद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, वो आपने थोड़ा पढ़ लिया है। देखना क्या है सर, सेल कंसीडरेशन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ। सेल कंसीडरेशन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड, बिल्डिंग और बोथ। जब जब लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर होती है ना, सरकार थोड़ी ज्यादा एक्टिव हो जाती है सर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मैंने यही देखा सर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मैंने यही देखा कि यार 2 करोड़ का सामान मैंने 1.5 करोड़ में बेच दिया। चाहे एक बार फोर्स में चले जाओ वापस से, 2 करोड़ की बिल्डिंग है ये, और मैंने 1.5 करोड़ में मिस्टर राम को दे दी, मेरे पड़ोसी को। राम के लिए चैप्टर कौन सा एक्टिवेट होगा? इफोस। कितना का फायदा हुआ राम को? 50 लाख। टैक्सेबल या एग्जम्प्ट? टैक्सेबल। क्यों? राम करके देखेगा, अमाउंट पेड का 10%, 1.5 करोड़ का 10% कितना? 15 लाख, या 50,000 विच एवरेज आई 15 लाख, फायदा कितना हुआ है? 50, तो टैक्सेबल भी कितना हो जाएगा? 50। अब वो राम के हिसाब से था, ये टॉपिक किसके हिसाब से है? सेलर के हिसाब से है। मैंने आपको इफोस में कहा था कि वो जो 110 वाला रूल था ना, और था 3 बार हिट करता है। एक बार आपने समझा इफोस में, कम समझ आया होगा तो आप दूसरी बार पढ़ रहे हैं, अभी भी कम समझ आएगा तो आप तीसरी बार पढ़ेंगे पीसीबीपी में। लिखना सर कि क्या सेल कंसीडरेशन लिया जाएगा अगर मैंने बेची है क्या? लैंड या बिल्डिंग, या फिर लैंड और बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, सेल कंसीडरेशन विल बी, सेल कंसीडरेशन विल बी। ठीक, अगर मैंने ये बिल्डिंग बेची है, सरकार कहती है यार आप कितने में भी बेच दो, लेकिन हम सेल कंसीडरेशन क्या लेंगे? हम सेल कंसीडरेशन लेंगे विल बी द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। विल बी द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। अगर आप अपनी बिल्डिंग बेच रहे हो तो गवर्नमेंट सेज दैट हम जो सेल कंसीडरेशन लेंगे वो क्या लेंगे? वो हम लेंगे दैट इज द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। और जब ये क्वेश्चन आता है ना स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, तो इसके साथ एक क्वेश्चन और अराइज हो जाता है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ विच डेट। अगर एक है तो एक है, तारीख अगर 2 है तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आप कौन सी तारीख की लोगे भाई? या तो डेट ऑफ एग्रीमेंट, पढ़ा हुआ है, रिपीट है रिपीट, या तो क्या लूंगा मैं? डेट ऑफ एग्रीमेंट, या फिर मैं क्या लूंगा? डेट ऑफ ट्रांसफर डीड या एक्चुअल सेल। आपने ऐसा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सेम डायग्राम बनाया था कि अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ही लेनी है भैया तो कौन सी तारीख की लोगे? या तो डेट ऑफ एग्रीमेंट की, और या तो डेट ऑफ ट्रांसफर डीड की। डेट ऑफ एग्रीमेंट की कब लोगे? व्हेन पीपी, पार्ट पेमेंट, पीपी मतलब पार्ट पेमेंट, इज मेड बाय पीएम। पीएम बोले तो प्रेस्क्राइब्ड मोड, पूरा लिख देता हूं भाई, दैट इज प्रेस्क्राइब्ड मोड। ये तो आपने वहां समझा ही था ना कि अगर आपने डेट ऑफ एग्रीमेंट पे थोड़ा सा भी पैसा, इवन तो 1 रुपया भी, अगर आपने अकाउंट पे ही चेक, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम यूपीआईडी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैसे भी सीधा मेरे बैंक में गया बस वो पैसा, दैट इज कॉल्ड प्रेस्क्राइब्ड मोड। अगर आपने पार्ट पेमेंट प्रेस्क्राइब्ड मोड से कर दी तो फिर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कौन सी तारीख की लोगे? डेट ऑफ एग्रीमेंट की। और अदरवाइज क्या लोगे बोलो? पेमेंट ही नहीं हुई
पेमेंट ही नहीं हुई या फिर कैश में हो गई या अदर देन प्रेस्क्राइब्ड मोड हो गई, तो फिर आप कौन सी लेंगे? डेट ऑफ ट्रांसफर डेट। बोलो इफोस में सेम पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सेम पढ़ा था। एक गवर्नमेंट ने पहले इंस्टेंस में क्या बोला कि अगर आप बिल्डिंग बेचते हो तो सेल कंसीडरेशन क्या लेना? सेल कंसीडरेशन लेना स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। मैंने कहा जी कौन सी तारीख की? तो या तो अग्रीमेंट की या तो ट्रांसफर डेट की। सेकंड, कभी कभी, नॉट ऑलवेज, पहला पॉइंट जो है वो नॉट ऑलवेज यार, ठीक, पहला पॉइंट नॉट ऑलवेज, तो कभी कभी सेल कंसीडरेशन विल बी। ये कौन सी सेल कंसीडरेशन की बात आप करते होते हैं? जो अपने को कैपिटल गेन में चाहिए, जो अपने को कैपिटल गेन में चाहिए। कभी कभी सेल कंसीडरेशन विल बी एक्चुअल सेल कंसीडरेशन। सर ये दो बातें क्यों कर रहे हो? पहले मैंने क्या बोला, अगर आप घर बेचो, बिल्डिंग बेचो, तो कैपिटल गेन के लिए सेल कंसीडरेशन क्या लेना? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। लेकिन अभी दूसरे पॉइंट में मैं आपको क्या कह रहा हूं, नहीं, कभी कभी एसडीवी को इग्नोर कर देना और जो आपने एक्चुअल जितने में बेचा है वही सेल कंसीडरेशन ले लेना। अगर इफ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू डज नॉट एक्सीड 110% ऑफ द अमाउंट पेड। अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू डज नॉट एक्सीड 110% ऑफ द अमाउंट पेड, गड़बड़ की आपने, देखो अगर आपने गड़बड़ की है, सस्ती बेची है, लेकिन गड़बड़ ज्यादा नहीं है, एग्जांपल से थोड़ा सा कोरिलेट करना, ये 2 करोड़ का घर है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वाइज, मैंने इसको 1.9 करोड़ में बेच दिया एक्चुअली, ठीक है, मजबूरी है यार, 2 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू भी 2 करोड़ है, लेकिन यार मुझे कोई 2 करोड़ का कस्टमर नहीं मिल रहा, ठीक है ना। पूरी मार्केट में ये अफवाह है इसने शाम तक घर बेचना ही बेचना है, इतनी तकड़ी मजबूरी हो रखी है इसकी। और जब लोगों को ये बात पता चलती है ना कि इसने शाम तक बेचना ही बेचना है, ठीक है ना, ये अंकित वर्ग का भाई बोला जी 95 लाख अभी पकड़ो करो खाली, ओ भाई इतनी मजबूरी भी नहीं है यार, ठीक है ना। तो लोग मजबूरी का फायदा उठाते हैं। तो मेरे हार्ड एंड फास्ट एफर्ट के बाद भी ये घर में बेच पाया 1,90,00,000 का। बिल्कुल प्रैक्टिकल सुनो ना, 2 की वैल्यू है, 2 में ही बेचना है, 2 की डिमांड है, लेकिन मिले कितने? 1,90,00,000। 50C लग जाएगा जब भी आप बिल्डिंग बेचोगे ना, 50C लग जाएगा कि ये घर आपने कितने में बेचा। पहला पॉइंट क्या था कि घर आपने कितने में बेचा? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 2 करोड़। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आपने घर सस्ता बेचा है और गड़बड़ कितनी है, देखो 110%, मेरा अमाउंट पेड या अमाउंट रिसीव्ड कितना है? अमाउंट पेड या अमाउंट रिसीव्ड कितना है? 1,90,00,000। अगर इसका 110% करूं तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी आएगी? बोलो 209 लाख करके देख लो, चाहिए आएगी कि नहीं आएगी? सरकार दूसरे पॉइंट में क्या बोल रही है कि नहीं यार 200 लाख मत लो, 2 करोड़ मत लो, आपने जेन्युइन बेचा है कितने रुपए में? 1,90,00,000 में। तो इस क्वेश्चन में अगर एक वैल्यू पिक करनी होगी तो 2 करोड़ या 1.9 करोड़? 1.9 करोड़। अच्छा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी यही था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी यही था, ठीक है ना। मैंने राम को बेची है, ये राम के लिए बताओ ये गिफ्ट टैक्सेबल होगा कि ये गिफ्ट एग्जम्प्ट होगा? एग्जम्प्ट होगा। तो सेम है, राम के लिए भी मैटर क्या कर रही है? 1.9 करोड़। मेरे लिए भी मैटर क्या कर रही है? 1.9 करोड़। लेकिन अगर मैं ये बेच दूं केवल 1 करोड़ में, केवल 1 करोड़ में, 2 करोड़ की बिल्डिंग है, राम को 1 करोड़ में दे दी, राम के लिए फायदा कितना हो गया? 1 करोड़। मेरे लिए सेल कंसीडरेशन क्या मानी जाए? 2 करोड़। पहला पॉइंट था क्या कि आपको क्या लेने हैं? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। दूसरा पॉइंट था नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल भी ले सकते हो। अगर गड़बड़ क्या है? 110%। ये गड़बड़ तो ज्यादा है यार, 1 करोड़ में बेच दिया, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तो डबल है उसके मुकाबले। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 100 की जगह कितनी है इस एग्जांपल में? 200। अगर घर की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 110% को क्रॉस कर जाती है तो सरकार किसको प्रेफर करेगी? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को। अगर घर की वैल्यू 110 को क्रॉस नहीं कर पाती तो सरकार किसको प्रेफर करेगी? जिसमें आपने बेचा है, जिसमें आपने बेचा है। इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रख के ईमानदारी से आंसर देना। दो बातें होती ना, दो बातें कर दी सर, मैं कह रहा हूं एसडीबी ले लो, मैंने कहा नहीं नहीं यार, कभी कभी क्या ले लो? एक्चुअल ले लो। घर है 240 लाख का,
मैंने बेच दिया 210 लाख में। घर है 240 लाख का, मैंने बेच दिया 210 लाख में। व्हाट विल बी सेल कंसीडरेशन? 240। क्यों? लेनी 240 है और आपने थोड़ा सस्ता बेचा है तो गड़बड़ कर दी। सस्ता बेचा तो क्या कर दी? गड़बड़। गड़बड़ चेक करो, 10% से ज्यादा कर दी क्या? हाँ। 210 का 10% कितना होता है? 21। अगर इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 231 लाख तक होती तो मैं 210 मान लेता, लेकिन अभी कितनी माननी पड़ेगी? 240। क्लियर है? 210 240 किसी को डाउट हो? नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल, घर है 300 लाख का, मैंने बेच दिया 320 लाख का। घर है 300 लाख का, मैंने बेच दिया 320 लाख का। इसमें तो डाउट आएगा ही क्या? 300 या 320? 300 या 300? 300 नहीं होगा। ठीक, 320। जब मैं गवर्नमेंट को खुद कहूंगा कि मैंने ये घर 3 करोड़ 20 लाख का बेचा है, कौन उल्लू का पट्टा होगा जो कहेगा ना ना जी आप मान लेते हैं आपने 3 में ही बेचा है। ज्यादा में बेचोगे तो क्वेश्चन ये राइज नहीं होगा भाई। सरकार को दिक्कत क्या है? सरकार को दिक्कत ये है कि यार आप इसको सस्ता करके दिखाते हो, बेचते हो महंगा, दिखाते हो सस्ता करके, तो हम कितना मानेंगे? 3 करोड़। मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि मैंने ये घर कितने में बेचा है? 3 करोड़ 20 लाख में। तो अभी कौन सा रूल लगेगा फिर? एक्चुअल वाला ही रूल लगेगा भैया। ज्यादा में तो 320। भाई ओके कि नहीं है? अगर मैं ज्यादा कहूंगा तो ज्यादा ही है, मैं कम कहूंगा तो वो चेक करेंगे झूठ तो नहीं बोल रहा, गड़बड़ तो नहीं कर रहा। मैंने बेचा इसको 275 लाख में, मैंने बेचा इसको 275 लाख में। बोलो क्या लोगे? 300 या 275? 300 या 275? 275। क्यों 275? गड़बड़ तो है, थोड़ी है। गड़बड़ तो है, थोड़ी है। 10% से तो कम है। 25 लाख की तो गड़बड़ है, 25 लाख की ही तो गड़बड़ है। और इसका 10% करोगे तो कितना आएगा? 27.5। ठीक। लास्ट बट नॉट लिस्ट, गलत मत बताना, 400 और 350। 400 और 350। 400। गड़बड़ है। ज्यादा है? हाँ। ज्यादा है तो क्या लेनी है? एसडीवी। और कम है तो क्या लेनी है? एक्चुअल। गड़बड़ ही नहीं है, मैंने तो ऑलरेडी महंगा बेचा है, तो फिर तो महंगा बेचा ही है। देखना कोई और एग्जांपल लेने की जरूरत है? 2 पॉइंट्स के ऊपर जल्दी बताओ भाई। नहीं? अच्छा ठीक है, अभी और एक टेबल बनेगी एग्जांपल वाली, आते हैं। इसका तीसरा पॉइंट लिखो। 2 पॉइंट क्लियर हो गए ना? जनरली क्या लेना है? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, गड़बड़ नहीं है या 10% से कम है। बढ़िया बढ़िया एग्जांपल है। अभी ना आपको लग रहा हो कि कैपिटल गेन पता नहीं कैसा चैप्टर है, अब मेरे को आज चलो रिपीट कर लो बेटा। पहला और दूसरा पॉइंट कुछ पूछना हो, हर्ष बंसल कोई डाउट आ सकता था इस बात में? नहीं। अच्छा, इफोस में सेम था कि नहीं था? सेम था। एंगल उसका था रिसीवर का, इस बार एंगल किसका है? बेचने वाले का। अगर मैं बिल्डिंग बेचने का काम कर दूं तो फिर पीजीपी भी आ जाएगा, सेम चीज वापस आएगी तीसरी बार। तो आप ये कहोगे सर ये नहीं बोलेंगे, बाकी तो कुछ ही बोल देंगे। तीसरा पॉइंट बढ़िया पॉइंट है, तीसरा भी। कभी कभी क्या होता है? जेन्युइन होता है यार, कभी कभी जेन्युइन होता है। क्या जेन्युइन होता है? इस घर की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 2 करोड़ है, 2 करोड़। सरकार डिटरमाइन करती है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, सरकार कभी भी रिवाइज भी कर सकती है उसको। और जनरली सरकार को ना जिस सिटी में डेवलपमेंट ज्यादा हो रही होती है, फ्रीक्वेंटली बेसिस पे रिवैल्यू करना पड़ता है यार, ठीक है ना? एयरपोर्ट बन गया, अचानक से इसकी वैल्यू डबल हो गई, तो सरकार को स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी तो बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी। तो सरकार बढ़ा देती है 6 महीने में, साल में। अब इस बिल्डिंग की 2 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, लेकिन जब मैं इसको बेचने जाता हूं ना, फेयर मार्केट वैल्यू वो 1 करोड़। ठीक। लोगों ने पता नहीं क्या क्या अफवाहें बना रखी है इस बिल्डिंग के बारे में, सच भी होती है, कुछ झूठ भी होती है। चलो जी, जो भी है। अब मैंने बेचने के बहुत एफर्ट किए, फिर भी मैं उसको 90-95 लाख में ही बेच पाया। 2 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, 1 करोड़ के आसपास की फेयर मार्केट वैल्यू है। चीजें ना स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पे नहीं बिकती बेटा, चीजें फेयर मार्केट वैल्यू पे बिकती है। अब रजिस्टर किताबों में इसकी वैल्यू क्या है या सरकार क्या सोचती है, वो बात नहीं। अब मेरी ये बिल्डिंग है तो मैं क्या बेचूंगा? अभी मार्केट में इसका 7 करोड़ का रेट चल रहा है, 5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड चल रहा है, प्लस इसकी कंस्ट्रक्शन है 20-40 लाख की। मैं एसटीवी थोड़ी ना मांगूंगा किसी से, मैं तो क्या मांगूंगा? एफएमवी। वो तो सरकार की ड्यूटी है ना, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को एफएमवी के आसपास रखें। मेरा क्या कसूर है यार उसमें? जनरली स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या होती है? कम होती है। चलो
इस मेरे केस में ज्यादा है। अब बताओ, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 2 करोड़ है, फेयर मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है, मैं बेच कितने में पाऊंगा, 2 में या 1 में? 1 में। और अगर आप सेक्शन 50C पढ़ोगे तो वैल्यू क्या मानी जाएगी, 2 करोड़। अब मेरे को बड़ी नाइंसाफी सी फील हो रही है यार, 2 करोड़ की चीज मैं बेच पाया कितने में, 1 करोड़ में, चाह के भी कुछ नहीं कर सका। चलो 1 करोड़ का टोटा तो वही हो गया, ड्यू टू किसी ने अफवाह फैला रखी है, भूत रहते हैं और यहाँ ये होता है, यहाँ वो होता है। ठीक, 1 करोड़ तो वो हो गए। ऊपर से सरकार क्या बोलती है, लिया कितने में था, मैंने कहा जी 10 लाख में, बेचा कितने में है, हमारे प्रोविजन के हिसाब से कितना, 2 करोड़, कितना कमा लिया, 1.9 करोड़। अब वो कहते जी हमें टैक्स दे दो। अब बेटा फिर वो मर्यादित क्लास है थोड़ी सी, अपन बोल नहीं सकते। मैंने सरकार वालों को क्या बोला था, जब वो 12% टैक्स मांगने आए थे तो मुंह से कुछ निकल गया, बात भी नहीं जचती यार। 1 करोड़ का टोटा तो वो हो गया, ऊपर से टैक्स। अच्छा, मैंने मेरे चाचा के लड़के को 1 करोड़ में दे दी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने प्रोविजन क्यों बनाए हैं, जानबूझ के सस्ती करके क्यों बेचती हो चीजें आप। लेकिन अब इसमें मैं क्या करूं यार, तो क्या इसका भी कोई सोल्यूशन होना चाहिए, तो आंसर इज यस। लिखें, इफ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज अनरीजनेबल हाई, अनरीजनेबल हाई, देन एफएमवी। अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अनरीजनेबल हाई है यार, कम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ज्यादा है तो क्या होगा, 2 करोड़ या 1 करोड़। कॉमन सेंस इज दैट 1 करोड़ है, लेकिन नहीं, चीजें कॉमन सेंस से नहीं चलती। डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, डिपार्टमेंट बोलेगा केस विल बी रेफर्ड टू वीओ, वैल्यूएशन ऑफिसर। पहले केस किसके पास होता है, पहले केस एओ के पास होता है बेटा, असेसिंग ऑफिसर। तो असेसिंग ऑफिसर क्या बोलेगा, अगर आप थोड़े कोऑपरेटिव काइंड के इंसान हो, जबरदस्ती नहीं बोलना, उसके साथ प्यार से बोलोगे ना बेटा, तो वो आपका केस कहां रेफर कर देगा, वो आपका केस वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर देगा। यानी होता है डिस्प्यूट हो गया, वो कह रहे हैं 2, मैं कह रहा हूं 1, वो कह रहे हैं 2, मैं कह रहा हूं 1, और मैं जेन्युइन हूं तो मैं थोड़ी जिद्दी भी कर सकता हूं भाई, मैं जेन्युइन नहीं हूं तो मैं मान लूंगा उसकी बात। तो वो क्या बोलेंगे जी, एक काम करते हैं, हमने एक वैल्यूएशन ऑफिसर प्रभु जी को अपॉइंट कर दिया कि ये आपके केस को देखेगा, ये आके हमें एक वैल्यू बताएगा, ये जो कहेगा ना हम इसकी बात मान लेंगे, ये जो कहेगा हम इसकी बात मान लेंगे। जो 2 लोगों के बीच की लड़ाई है तो एक मीडियोकर, उस झगड़े को सुलझाने के लिए प्रभु जी कॉल्ड एज वैल्यूएशन ऑफिसर इज अपॉइंट। चलो जी चेक, पॉइंट समझ आ गया। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा तो वीओ विल बी अपॉइंटेड। वीओ ने 10 दिन लगाया, सर्वे किया, मार्केट में घूमा, उन अफवाहों के बारे में जाना, जो भी इसने करा व्हाटएवर, आ गया और इसने अपनी एक वैल्यूएशन बताई। मैं 4 केस बना लेता हूं, 4 यहां लिख रहा हूं, वैल्यू ऑफ वीओ, वैल्यू ऑफ वीओ 1 करोड़ 2 करोड़ की लड़ाई थी, वैल्यूएशन को किया गया, 10 दिन का सर्च सर्वे किया, और आने के बाद हम दोनों बैठे हैं एओ प्लस में, और आने के बाद ये कहते हैं जी मेरा फैसला आ चुका है, बोल। कहते हैं जी इस घर की वैल्यू होनी चाहिए 220 लाख, 220 लाख। मतलब इसको गालियां तो पड़ेंगी पड़ेंगी बाय मी यार, इससे तो वो मेरा एओ ही ठीक था जो क्या कह रहा था कि 2 करोड़ पे टैक्स दे दे। तो आंसर विल बी राइट नाउ 1 2 2 20 2। लड़ाई 1 2 की है, लड़ाई कितने की है, 1 2 की। आंसर इसने कहा सर 90 लाख। अगेन इसको अब गालियां ही बढ़ेंगी अभी भी। अब गालियां कौन देगा, एओ। ये उल्लू के पट्टे, 1 करोड़ तो अगला अपने मुंह से ही कह रहे हैं कि 1 करोड़ में बेचे हैं, और तू बनाना वो मीडियोकर बन रहा है, कह रहा है कितना सर, 90 लाख। तो इसका मतलब लिख लो, बस इसी एग्जांपल की फॉर्म में लिख लो, क्योंकि ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, क्वेश्चन में हिट कर जाता है कि आप उसकी नोटिंग करें। नोटिंग यही है, 1 करोड़ 2 करोड़ की लड़ाई है। इफ ये कहेगा यार मैं इसको लिख सकता हूं, वीओ की वैल्यू इज हाई देन एसटीबी, लिखना हो तो लिख सकता हूं, उसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है ना। ये तो अपनी वर्डिंग है ना, कहने का मतलब कहीं पर लिखी हुई नहीं है। इफ वैल्यू अडॉप्टेड बाय वैल्यूएशन ऑफिसर इज हाई देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, तो एसटीबी विल बी द फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसीडरेशन। देखा, इंग्लिश आती है मेरे को थोड़ी थोड़ी। कैसे लिखोगे, वैल्यू
adopted by VO is high than stamp duty value, इस पेन को क्या हो गया, या is higher than stamp duty value, लाइक 220 वाले एग्जांपल में है, लाइक 220 वाले एग्जांपल में है, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विल बी सेल कंसीडरेशन। समझ तो आ गया होगा। 90 लाख ना 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 ना, एफएमवी तो हर कहीं इग्नोर है। पहली बात, मूवेबल में एफएमवी, इमूवेबल में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। मैं बेचता हूं एफएमवी के नियर बाय, वैल्यू दो ली जाती है, या तो एक्चुअल ली जाती है या तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ली जाती है। बेचा 1 करोड़ में, सामने वाला कह रहा है 2 करोड़, जिसको बुलाया गया वो कहते जी 2 करोड़ 20 लाख, तो मैंने कहा जी उसको तो हटा ही दो, पहले मैं उसको हटा दूंगा, क्लियर बात है। अपनी बात थी जी 1 या 2, तो फिर प्रोविजन क्या बोलते हैं, 2 करोड़। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विल बी द सेल कंसीडरेशन ना, व्हाट इज द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, 2 करोड़। वो उस बंदे का पक्ष थोड़ा ज्यादा फेवर हो जाएगा ना, कहेगा जी देखो मैं तो 2 करोड़ कह रहा हूं, सामने वाला कितना कह रहे हैं, 2 करोड़ 20 लाख। अचानक से मुझे वो अच्छा लगने लग जाएगा फिर 2 करोड़ वाला भाई। सच्चाई है ये, यही साइकोलॉजी है। क्लियर है क्या हर्ष? अगर उसने कहा 90 लाख, उसने कहा क्या 90 लाख, यानी वैल्यू अडॉप्टेड बाय वीओ इज लेस देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, या लेस देन एक्चुअल सेल प्राइस लिखो, सॉरी लेस देन क्या, एक्चुअल सेल प्राइस 90 लाख, तो एओ इसको हटा देगा भाई। अब एओ कहेगा तू ही सही कह रहा था भाई, 1 करोड़ इज द रीजनेबल अमाउंट, तो फिर एक्चुअल सेल प्राइस विल बी द सेल कंसीडरेशन। इस पेन को क्या हो जाता है? अच्छा यही दोनों पॉइंट तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है यार। पहला यही था कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को क्या मानूंगा, सेल कंसीडरेशन। दूसरा क्या था, नहीं नहीं एक्चुअल को क्या मानूंगा, सेल कंसीडरेशन। तीसरा केस स्पेशल बन गया कि एसटीवी रीजनेबल हाई या अनरीजनेबल हाई, तो किसी को बुलाया गया लेकिन काम ना बना। इसका फर्ज क्या है यार 1 करोड़ 2 करोड़ की लड़ाई के बीच में, कि कोई बीच का अमाउंट बोल। अब ये कम या ज्यादा बोलेगा तो एलिमिनेटेड ही है भाई, पक्की बात है। अब ये बोल दे जी 140 लाख, अब बनी कुछ बात। दो लोग लड़ाई कर रहे हैं 1 करोड़ 2 करोड़ की, और जो बंदा पॉइंट क्या कहता है वो बोल दे जी 140 लाख। अब भाई क्या आ जाएगा बोलो जी, अब आ जाएगा 140 लाख। अगर इन बिटवीन वो बोलेगा तो फिर एसटीवी सॉरी सेल कंसीडरेशन विल बी वैल्यू एडॉप्टेड बाय वीओ, फिर सेल कंसीडरेशन विल बी वैल्यू एडॉप्टेड बाय सीओ। मैं आपको हर बार बोलता हूं मेरा पूरा इनकम टैक्स एक तरफ है, कैपिटल गेन एक तरफ है। एक बार पढ़ लो, कभी लगे सर 2 दिन में क्विक रिवीजन कर लेंगे, 4 दिन में, तो कभी भी कर लेंगे यार। इतने अर्ली स्टार्टिंग का यही बेनिफिट होता है। क्लियर है ना? 140 लाख में सेल कंसीडरेशन क्या होगा, वैल्यू एडॉप्टेड बाय वीओ, वैल्यू एडॉप्टेड बाय वीओ। 3 वैल्यूज हो गई सर, 1 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ 40 लाख। 220 बेकार है, 90 भी बेकार है, 220 बेकार है और 90 भी बेकार है। लास्ट केस आता है सर, क्या लास्ट केस आता है? ये प्रभु कहते हैं जी 104 लाख, 104 लाख। अब वैसे मैं चाहूं तो 104 लाख को भी चूज कर सकता हूं, लेकिन मेरे मन में फिर वही आया यार, अगर तू 104 बोल रहा है तो मैंने गड़बड़ भी की है, थोड़ी सी गड़बड़ की है, तो 100 या 104, 100 वो बेनिफिट मिल जाएगा। कहीं पर कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, कंक्लूड 10% वाला बेनिफिट। जनरली बोलो ये कह रहे जी 104 लाख, मैंने बेची 1 करोड़ में, फिर क्या गुना कर दिया यार। उतनी तो जब आप यार रियल में कोई चीज बेचते हो ना, तो 2-4 लाख तो वैसे भी कम हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं है सर। तो अब ये एक बार लिखना मत, आप 3 ही लिखो। आप लिखो कितने, 3। तीनों में तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है ना। 220 में 200, 100 से कम में 100, बीच में बोलेगा 140, 150, 160, 170, 170, तो कितना 170। इसी बात को समझने के लिए एक छोटा सा टेबल बना लो, 5-6 एग्जांपल 2 मिनट की, हमेशा याद रहेंगे। 4th वाला लिख लो, लिखना हो तो 104 में 100 लिखना हो तो लिख सकते हो। मैं तो थोड़ा सा आलस ले गया इसलिए मैंने नहीं लिखवाया, कि अगर उसने 104 बोला
वापिस बोल। 110 तक जाएगी यार, क्या बात करते हैं। 1 करोड़ का 10% जाएगी तो 10% तक ही। गड़बड़ देखूंगा ना, ये बोलेगा 111, मैंने बेची कितने में है 1 करोड़, गड़बड़ कितनी हो गई 11 लाख की। क्या 10% से ज्यादा गड़बड़ है अमाउंट पेड का या रिसीव्ड का? हाँ क्लियर है ना, कहां तक जाएगा 10% तक। 10 यानी ठीक है। इंस्टीट्यूट का बड़ा फेवरेट कंसेप्ट है 50C, पूरी 50 वाली लाइन, इनफैक्ट 50B भी इंपॉर्टेंट है। फिर चलो जी, लिखना टेबल। डेट ऑफ एग्रीमेंट along with SDV, date of actual sale along with SDV, date of agreement along with stamp duty value, उस दिन क्या थी, date of actual sale along with stamp duty value। तीसरा लिखो actual sale price, तीसरा लिखो क्या actual sale price। चौथा लिखो part payment, प्रेस्क्राइब्ड मोड, यहां लिखो आंसर, यहां लिखो आंसर। पार्ट कौन सा, ये डेट ऑफ एक्चुअल सेल, डेट ऑफ एग्रीमेंट, ये थोड़ा पेन से ही नहीं चल रहा यार। डेट ऑफ एग्रीमेंट, डेट ऑफ एक्चुअल सेल, पार्ट पेमेंट प्रेस्क्राइब्ड मोड, PPPM। कोई ना बेटा, 2-4 महीनों में तुम्हें आदत पड़ी जाएगी PPPM की। पार्ट पेमेंट ये क्वेश्चन बन गए, चेक करो ना। 2 स्टैंप ड्यूटी वैल्यूज गिवन है, एक्चुअल सेल प्राइस गिवन है, पार्ट पेमेंट की डिटेल गिवन है। यू हैव टू पिक द आंसर, यू हैव टू पिक द आंसर सर। 11-11-25 180 लाख, 11-11 नहीं, 11 नहीं, 11-12-25 210 लाख, 210 लाख। एक्चुअल सेल प्राइस 11-11-25, 11 दिसंबर 25, 180 लाख की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी, 210 लाख की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी, और मैंने इस घर को बेच दिया 175 लाख में। 3 वैल्यू आ गई सर, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, डेट ऑफ एग्रीमेंट की। ये तारीख ना भी लिखता तो कोई ज्यादा फर्क ना पड़ता मुझे, ठीक है ना। अब लिख दिया, कॉलम बना दिया तो बना दिया। पार्ट पेमेंट हुई है, आंसर इज यस। तो आपका आंसर क्या आएगा, व्हाट विल बी सेल कंसीडरेशन? चेक कर लो, व्हाट शुड बी द आंसर। 175। क्यों 175 सर? पहले तो 2 स्टैंप ड्यूटी वैल्यू में से एक चूज करो। अगर पार्ट पेमेंट प्रेस्क्राइब्ड मोड में हुई है तो फिर कौन सी वैल्यू प्रेफर करोगे? डेट ऑफ एग्रीमेंट। डेट ऑफ एग्रीमेंट में वैल्यू क्या थी 180, मैंने बेचा कितने में है 175। गड़बड़ की है, हाँ, कम या ज्यादा, कम, कम गड़बड़ की है तो अलाउड, और आंसर विल बी 175। आंसर विल बी 175। कोई डाउट हो तो पूछना भाई। आपने जो पढ़ा है ना आज 50C, उसको समअप है ये, उसका और कुछ भी नहीं। 180 210 में से 180 को चूज करो, 180 और 175 में से 175 को चूज करो। क्लियर? दूसरा, अगर इसी एग्जांपल में सेम 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 और मैं नो लिख दूं, सेम 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 और नो लिख दो कि पार्ट पेमेंट नहीं हुई थी भाई। पार्ट पेमेंट अगर नहीं हुई थी तो क्या लोगे बोलो? फिर लोगे डेट ऑफ एक्चुअल सेल, दैट इज 210। 210 वाला माल कितने में बेचा? 175। तो कम में बेचा ज्यादा में बेचा? कम में बेचा, गड़बड़ ज्यादा की है, कम में बेचा, गड़बड़ ज्यादा कर दी, और गड़बड़ ज्यादा कर दी तो आंसर कितना आ जाएगा बोलो? सॉरी 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 सॉरी, आंसर कितना आ जाएगा? 210। क्या इन दोनों बात में कोई डाउट है क्या? ये तो अपने वो पहले 2 पॉइंट लिखे थे वही तो बन गए, बस इस बार मैंने वैल्यूज क्या ले ली? 2 ले ली। इस बार मैंने वैल्यू क्या ले ली? 2 ले ली। चलो जी, तीसरा केस। तारीख मैंने कुछ भी लिख दी, 1/1/26, 300 लाख, 300 लाख। 1 फरवरी 2026, 320 लाख। बेच दिया कितने में? 100 लाख में। बेच दिया कितने में? 100 लाख में। पार्ट पेमेंट नहीं हुई थी भाई,
तो सेम हो गया एग्जाम्पल, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, डिटो सेम हो गया। मैं चाहूं तो बस वैल्यूएशन ऑफिसर ला सकता हूं बीच में। बोलो जी कितना? 300 और 320 में से चूज करना है पहले, तो 320, 320 और 100 में से चूज करोगे तो कितना? 320। यही वो तीसरा केस है जहां पर कौन अपॉइंट हो सकता है? जहां पर वैल्यूएशन ऑफिसर अपॉइंट हो सकता है। वैल्यूएशन ऑफिसर ने बोला क्या? मैं यहां पर लिखना मत, ऐसे कुछ खास बात नहीं है, आपने समझ लिया था, जनरली नोट मत करना। वैल्यूएशन ऑफिसर बोलता है 250, तो क्या आ जाएगा? 300, 320, 100, 250 में से कितना आ जाएगा सर? 250। तो ये छोटा सा एक एग्जांपल आपने लिख के छोड़ देना था, कोई खास बात इसके अंदर थी नहीं। तो ये आपका कंप्लीट मैनर में 50C था, लेकिन क्वेश्चंस करोगे तो और इंटरेस्टिंग मिलेंगे, मतलब ऐसे नहीं मिलेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन इससे भी बढ़िया मिलेंगे सर। करे ट्राई ये क्वेश्चन, बोलो हाँ या ना? यस। ये तुमने यार पहले बार जिंदगी में बढ़िया बात की है, सही कह रहा हूं। 12:44 हूं मैं, कर सकते हैं। अच्छा, कल का जो लेक्चर रहेगा ना, कोई नया कंसेप्ट नहीं, कुछ निकल करेंगे क्वेश्चन, ताकि आपको लगे हाँ यार ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये हमने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है और हमसे हो जाएंगे क्वेश्चन सोल्व। सीधा ही मुश्किल क्वेश्चन ही क्या आसान? तुम तो यार खतरों के खिलाड़ी हो रहे हो बिल्कुल। पूरा 5 मिनट रुक, अभी करता हूं फोन, पूरा 5 मिनट में फोन करता हूं। ये आपका स्टडी मेट है बेटा, 126 पेज का, अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है? अच्छा देखो, क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड करना रीड भाई, लगाना दिमाग, क्या बोलते हैं? अरे भाई ए क्वेश्चन मोड में आ जाओ। एक भी क्वेश्चन स्टडी मेट का आप स्किप नहीं करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है लेकिन। हाँ, पढ़ो। आपने लैंड खरीदी थी जुलाई 2004 में, कितने रुपए की? 80,000 रुपए की, और उसको स्टॉक इन ट्रेड बना दिया 31 मार्च 2025। ये मानी जाती है बेटा आपकी डेट ऑफ ट्रांसफर। क्लियर है मैसेज ये वाला? कि जिस दिन आपने कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफर तो उस दिन ही हो गया, रूल इस तारीख के हिसाब से लगेंगे। कौन से रूल? इस बार ये चैप्टर थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो गया, पिछली बार तक ये दिक्कत ही नहीं होती थी। रूल किससे के हिसाब से लगेंगे? 31 मार्च 2025। उस फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 3 लाख। उस दिन एफएमवी कितनी है? 3 लाख। फाइनली आपने जनवरी 2026 में, ये बात कब की थी? पिछले साल का आखिरी दिन है ये, पिछले साल का आखिरी दिन। अगले साल जनवरी में आपने वो सारा स्टॉक बेच दिया, कितने में? 3.25 लाख में। फाइंड आउट द टैक्सेबल इनकम इफ एनी, अगर कुछ है तो, इफ सो अंडर विच हेड ऑफ द इनकम एंड फॉर विच असेसमेंट ईयर। 3 चीजें पूछ ली, कौन से ईयर में, कौन से हेड में कितनी कितनी इनकम आएगी, बता सकते हो? देखो, जो भी इनकम आएगी सर पीवाई 25-26 में आएगी। क्यों? 24-25 में, अरे लग से 24-25 में कन्वर्ट हुआ था, बिका नहीं था, तो खाली कन्वर्ट करने से मैं टैक्स थोड़ी ना दे दूंगा यार। बिकेगा तो टैक्स भी होगा, सब कुछ होगा सर। क्लियर? तो बिका सामान कब है? 26 में। तो ये डेट रेलिवेंट है इनकम निकालने के लिए, ये डेट रेलिवेंट है वर्किंग करने के लिए। तो आपने जनवरी 26 में वो स्टॉक बेच दिया 3.25, क्या? बिना किसी प्रेजेंटेशन। अच्छा, प्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं है कि पता नहीं क्या ही लिख रहे हैं, बस यही लिखना है थोड़ा चचा के। कितनी इनकम होगी बोलो पीसीबीपी की? 25। 3 लाख का स्टॉक 3.25 में बेच दिया तो कितनी हो गई? 25। अब आ जाओ कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन के लिए सेल कंसिडर कितनी मानोगे? लिखा हुआ है क्या? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। ये आपने अपने प्रोविजन पे लिखा हुआ है अच्छे से। कितना मानोगे? 3। और वही लैंड आपने खरीदी कितने में थी? जब कोवा लिखो तो आपको सोचना पड़ेगा, कोवा या इंडेक्स कोवा। कौन सी तारीख देखी आपने उसके लिए? 31 मार्च 2025। अगर ये 23 जुलाई 2024 है या उसके बाद है तो भूल जाओ ना इंडेक्सेशन। और क्या यार, पिछले साल वाले उलझे रहते थे, कभी वो डिवाइड बाय वट और इनटू वट, कुछ करना ही नहीं।
99% चांस तो ये है ना कि मैं 23 जुलाई 2024 के बाद वाली डेट दूंगा। 25-26 में मैं यार पुरानी डेट कैसे दूंगा, बहुत कम चांस है। तो बोलो जी कोवा में कितना माइनस करोगे, 80, तो सीजी कितना आ गया, 2 पीस। तीसरा काम, ये सीजी एलटी है या एसटी है, ये एलटी है, वो कहां से क्या देखोगे, जुलाई 2004 से मार्च 2025, तो इसका मतलब ये क्या है, एलटी। इसका मतलब ये क्या है सर, एलटी, दैट इज 2,20,000। तो दो इनकम आ गई सर, 25-26 प्रीवियस ईयर में टोटल इनकम आ गई 245, जिसमें से पीसीबी कितना है 25, एलटीसीसी कितना है 220। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो। हाँ जी, मान लो ओके था सबके लिए। दूसरा, तीसरा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो टाइम लग जाएगा, थर्ड में ना बनेगी नहीं बात, क्योंकि ना ये बड़े बड़े क्वेश्चन एक्चुअली फिर वो दिक्कत आ जाएगी उसको। तो ये आपको नोट्स में जब मिलेंगे तभी करेंगे। कल का एजेंडा कल देखते हैं, ठीक है। एक ही कर पाए